torque and moment of force. Moment of force. आज की इस वीडियो में हम टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं टार्क को डिफ़ाइन करता हूँ। तो टार्क हमारे पास द टर्निंग effects produced in a body due to applied force जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट्स आ जाए तो इसको हम टार्क कहते हैं। और टार्क इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और इस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाए, इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर एक ऑब्जेक्ट हो, इस पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो इसमें टर्न आता है, इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे टार्क। इसमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, इसमें टार्क प्रोड्यूस हुआ। और टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो टार्क हमारे पास इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, टार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक सिंबल से। टा जो हमारे पास है, ये हमारे पास ये टार्क का रिप्रेजेंटेशन है। और इसको हम मैथमेटिकली हम इसको F क्रॉस D से रिप्रेजेंट करते हैं। टार्क हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मैथमेटिकली हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 1 का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में टार्क प्रोड्यूस करते हैं तो टार्क हमारे पास मैथमेटिकली फोर्स और मोमेंट आर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और टार्क को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ कॉल्ड टार्क। और टार्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसके डायरेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और फोर्स जो है इसका ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास टार्क का डिफिनीशन है। ये हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इस बुक में हमारे पास क्लास 9 के बुक में हमारे पास टार्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये इक्वेशन लिखा गया है कि टार्क हमारे पास बराबर है F क्रॉस D के। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसको आप FSC में पढ़ेंगे। और लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये तो वेक्टर फॉर्म है और ये जो है ये मैग्नीट्यूड। टार्क का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हमें ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म की मल्टीप्लिकेशन का जब हम लेते हैं फोर्स और मोमेंट आर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो इससे हमारे पास टार्क आता है। इसका मैग्नीट्यूड हम इसकी मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो इसमें टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और जब हम मोमेंट आर्म को ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास टार्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका अगर ये एंड फिक्स हो तो इस पे अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो इसमें ज़्यादा टर्निंग इफ़ेक्ट आएगा। अगर इस पर मैं कम फोर्स लगाऊँ तो इसमें कम टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टार्क। यहाँ पे मैंने लिखा है मोमेंट आर्म। D जो है हमारे पास ये मोमेंट आर्म है। तो अभी मैं मोमेंट आर्म को एक्सप्लेन करूँगा कि मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म ये हमारे पास एक डिस्टेंस होता है
जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं और जिस एक्सिस से वो ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो मैं इसको डिफाइन करूँगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the point on which the force is exerted and the axis of rotation। तो इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन विच द फोर्स एक्सर्टेड, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसका ये एंड अगर मैं फिक्स करूँ, अगर इसका ये एंड फिक्स हो और इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, यहाँ पे ये मैं फोर्स लगाता हूँ ये, तो इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, मैं मोमेंट आर्म को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मोमेंट आर्म हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है। मैंने तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसमें क्या आता है, इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट आता है, टर्निंग इफ़ेक्ट। तो ये किस पॉइंट से रोटेट होता है, ये इस पॉइंट से रोटेट होता है, इस पॉइंट से ये रोटेट होता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और पॉइंट हम और फोर्स हम कहाँ पे लगाते हैं, इस पॉइंट पे लगाते हैं। तो इस पॉइंट और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म हमारे पास ये डिस्टेंस जो है, ये हमारे पास इसका मोमेंट आर्म है। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं और जिस एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है। और मोमेंट आर्म हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और टार्क भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंट आर्म का डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंट आर्म के डायरेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंट आर्म का डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट आता है, इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अब ये मोमेंट आर्म है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते इस पॉइंट के डायरेक्शन में होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं, तो इसका मोमेंट आर्म का जो डायरेक्शन है वो ये है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट हो, मैं डायग्राम में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट रोटेट होता है और ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट पे हम लगाते हैं, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं और इसका डायरेक्शन ये होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये मोमेंट आर्म का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये मोमेंट आर्म का डायरेक्शन है। ठीक है। अब हमारे पास टार्क जो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप नोट कर ले अपने पास कि टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है हमारे पास, टार्क का यूनिट अगर हम फाइंड करते हैं,
तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में आप देखिए यहाँ पे टार्क हमारे पास बराबर है फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्रॉस मोमेंट आर्म के। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और मोमेंट आर्म का जो यूनिट है ये असल में डिस्टेंस है, डायरेक्शनल डिस्टेंस है। तो इसको हम मीटर, इसका यूनिट हम मीटर लेते हैं। तो न्यूटन मीटर हमारे पास टार्क का यूनिट है, ठीक है। और टार्क हमारे पास 1 न्यूटन मीटर के कब बराबर होगा? अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और हमारे पास जो मोमेंट आर्म है अगर वो 1 मीटर हो, तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा इस ऑब्जेक्ट में, तो इसको हम 1 न्यूटन मीटर टार्क कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क की तरफ। इसकी एग्ज़ाम्पल्स में सबसे पहले मैं इसके एग्ज़ाम्पल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब हम डोर को ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं, डोर जब हम ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं तो इसमें भी टार्क प्रोड्यूस होता है। जब हम किसी नट को खोलते हैं या इसको हम टाइट करते हैं तो इसमें भी हम टार्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क की तरफ, ठीक है। तो टार्क के हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क भी इसमें है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क भी इसमें है। तो क्लॉकवाइज टार्क यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज टार्क के बारे में बताऊंगा। क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास ऐसा टार्क होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में टार्क प्रोड्यूस करें और वो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, इसका रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज हो जाए, तो इसको हम क्लॉकवाइज टार्क कहेंगे। अगर बॉडी फॉर एग्जांपल ये फोर्स मैंने लगाया यहाँ पे और इसमें टर्न जो प्रोड्यूस हुआ इस डायरेक्शन में ये रोटेट होता है ये ऑब्जेक्ट, तो ये क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये टार्क जो है हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। लेकिन अगर फोर्स में इस एक ऐसे डायरेक्शन में लगाऊं कि ये बॉडी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? इसको हम क्लॉकवाइज टार्क कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अ टार्क प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे that the body is rotated in clockwise direction, और क्लॉकवाइज टार्क जो है हमारे पास ये हम कन्वेंशनली जो है ये हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली नेगेटिव हम लेते हैं, ये कन्वेंशनली लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास नेगेटिव होता है। और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक ऐसा टार्क अगर ये ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाए और वो ऑब्जेक्ट, ये डिफिनीशन होगा, लेकिन अगर टार्क, ये डिफिनीशन होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क का, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर फोर्स हम एक ऐसे डायरेक्शन में लगाए कि अगर बॉडी में रोटेशन आ जाए और वो रोटेशनल मोशन जो है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास कन्वेंशनली ये पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज का डिफिनीशन ये इसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स को हम लगाएंगे
एक ऐसे डायरेक्शन में कि हमारे पास जो रोटेशन आता है ऑब्जेक्ट में, और वो रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है हमारे पास ये पॉजिटिव, हम कन्वेंशनली हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फोर्स में इस डायरेक्शन में लगाओ तो इस ऑब्जेक्ट में जो रोटेशन आता है ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो इसको हम क्लॉकवाइज टार्क कहेंगे, ठीक है। और अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाए तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क कहते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज टार्क जो है हमारे पास नेगेटिव होता है। अब टार्क के डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टार्क का हमारे पास जो है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट न्यूटन मीटर है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम मोमेंट आर्म के डायरेक्शन में हम ये जो 4 फिंगर्स है इसको हम मोमेंट आर्म के डायरेक्शन में इस तरह करेंगे, इस तरह सेट करेंगे मोमेंट आर्म के डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स के डायरेक्शन में हम इसको बेंड करेंगे, ठीक है। तो तब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ टार्क होगा। अब यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन, ये आउट ऑफ द बोर्ड होगा, ठीक है। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में हो तो फिर हम टार्क का अगर हम डायरेक्शन लेते हैं तो राइट हैंड हम लेंगे, इसको हम इसके 4 फिंगर्स हम इस मोमेंट आर्म के डायरेक्शन में हम इसको सेट करेंगे इस तरह, ठीक है। और फिर फोर्स के डायरेक्शन में हम इसको बेंड करेंगे, तो हम फोर्स तो इस डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स अभी इस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए मैं इस फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स में मोमेंट आर्म के डायरेक्शन में करूँगा, ठीक है, और फोर्स के डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट करूँगा। तो ये जो एंड टू द बोर्ड, ये हमारे पास जो डायरेक्शन आता है हमारे पास टार्क का डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स, मोमेंट आर्म और टार्क का डायरेक्शन जो है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये आप एफएससी में पढ़ेंगे, टार्क के डायरेक्शन और राइट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ तक बस ये काफ़ी है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क, क्लॉकवाइज टार्क, टार्क का जो यूनिट है, टार्क वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट आर्म क्या होता है, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये क्या होता है, तो ये आपके समझ में आनी चाहिए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टार्क अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एंगल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एंगल हम एफएससी में पढ़ेंगे, ठीक है। एफएससी में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, फिर इस इक्वेशन को अगर हम ये इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल होता है अगर ये 90 के बराबर हो तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखिए मोमेंट आर्म का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो अगर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल होता है अगर ये एंगल 90 के बराबर हो, अगर ये 90 के बराबर हो तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 90 के बराबर ना हो, अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है, तो फिर हम इस इक्वेशन की जगह हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। देखिए, ये हमारे पास टार्क जो है ये हमारे पास बराबर होगा FD sin थीटा, ठीक है। फिर हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और ये एंगल थीटा जो है ये क्या होगा, ये कौन सा एंगल है, तो ये फोर्स और जो मोमेंट आर्म है इसके दरमियान जो एंगल होता है इसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इस एंगल को लेंगे, इस एंगल को, ये एंगल कितना है, ठीक है। अगर एंगल 90 के बराबर हो तो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होता है, टार्क मैक्सिमम होगा। अगर एंगल इसके कम हो, ज़्यादा हो तो फिर टार्क का मैग्नीट्यूड जो है ये कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं फोर्स यहाँ पे मोमेंट आर्म ये है, ठीक है,
मोमेंट आर्म इस डायरेक्शन में ये है। अगर पोर्स में इसके परपेंडिकुलर लगाऊं तो इसमें मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर पोर्स में ज़्यादा एंगल पे लगाऊं, ठीक है, या कम एंगल पे लगाऊं तो इसमें जो टर्निंग इफेक्ट आता है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, टार्क हमारे पास कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोर्स इस तरह लगाऊं तो इसमें कम टार्क प्रोड्यूस होता है, इस तरह लगाऊं तो इसमें कम टार्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री एंगल पे इस पोर्स को लगाऊं तो हमारे पास टार्क जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।